दिलीप और सुधांशु नाम के दो भाई थे। दिलीप की शादी कावेरी के साथ हुई और सुधांशु की शादी माया के साथ। शादी के बाद दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। दोनों भाइयों के परिवार एक ही घर में रहता था, साथ में खाना, साथ में घूमना। कुल मिलाकर दोनों भाइयों का परिवार खुशहाल परिवार था। कुछ सालों के बाद दिलीप की पत्नी कावेरी को एक बेटा हुआ। भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, चाचा बन गया हूँ मैं। हाँ भाई साहब, इस बच्चे के घर में आने से तो रौनक आ गई है। मैं सबको बताऊंगी कि मैं तो चाची बन गई हूँ, चाची। तुम दोनों कितने अच्छे हो। हमारे बच्चे के आने से ऐसे खुश हो रहे हो जैसे ये बच्चा तुम्हारा ही हो। बस भैया, अब आपका बेटा इस दुनिया में आ गया ना, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा भी बच्चा जल्दी से इस दुनिया में आ जाए। और फिर आपका और हमारा बच्चा दोनों मिलकर दिन भर घर के आंगन में खेला करेंगे। कितना मजा आएगा ना। सच कहती हूँ माया, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम्हारी भी गोद भर जाएगी और मेरे बेटे को एक छोटा भाई या बहन मिल जाएगी। 1 साल बीत जाता है। दिलीप और कावेरी का बेटा अब 1 साल का हो चुका था, लेकिन सुधांशु और माया की कोई औलाद नहीं होती। माया, लगता है कि हमारी जिंदगी में बच्चे का सुख ही नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? दिलीप भाई साहब का बेटा भी तो हमारा ही बेटा है ना। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है माया, लेकिन फिर भी हमारा खुद का एक बच्चा होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, कावेरी भाभी भी हमेशा कहती हैं उन्हें अपने बेटे के लिए एक छोटा भाई या बहन चाहिए। लेकिन देखिए ना, हमारी तो किस्मत ही कितनी खराब है। हमारे तो सारे ट्रीटमेंट भी फेल हो चुके हैं। डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। वही तो सुधांशु, बहुत बुरी किस्मत है हमारी। लेकिन माया, हम अपनी किस्मत को इतना क्यों कोस रहे हैं? हम दिलीप भाई साहब के बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार कर सकते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल सच कहा। मैं भी वैसा कर सकती हूँ, चाची हूँ। उसे छोटी माँ का प्यार नहीं दूंगी क्या? कुछ दिनों के बाद दिलीप का एक दोस्त दिलीप से मिलने के लिए आता है। अरे क्या बात है दिलीप, बधाई हो बधाई। और घर तो काफी बड़ा है तुम्हारा। वैसे तुमने अपने बेटे के बारे में क्या सोचा है? भैया, और क्या सोचेंगे, बस उसे पढ़ा लिखा कर अफसर बनाएंगे, उसकी पढ़ाई पर खर्च करेंगे। अरे भाभी, आपकी तो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, आपको किस बात की चिंता? ले देकर एक बेटा ही तो है। अरे नहीं दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो। इस घर में मैं और मेरा छोटा भाई दोनों रहते हैं। इस घर का आधा हिस्सा मेरे छोटे भाई का है। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे छोटे भाई के? भैया, उनके साथ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेरी देवरानी कभी माँ नहीं बन सकती। अरे फिर किस बात की चिंता? अरे मैं तो कहता हूँ अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचिए ही मत। बस ये घर उसके नाम करवा दीजिए। देखिए, आपके भाई का भी कोई बच्चा नहीं है तो सब कुछ आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा करना क्या सही होगा? अगर उनका बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? ये घर आधा उनका है, उनकी जो मर्जी है वो करें। अरे कैसे बात करते हो? उनकी कोई औलाद नहीं है, वो क्या करेंगे प्रॉपर्टी अपने नाम रखकर? हाँ, वैसे भाई साहब आपकी बात तो बिल्कुल सही है। अब जो कुछ भी है वो हमारे बेटे का ही तो है। आखिर वही तो इस घर के वंश को आगे बढ़ाएगा। मैं कल ही देवर जी से बात करती हूँ। अगले दिन सुधांशु और माया, इधर आओ। तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। बताइए ना भाभी, क्या बात है? आपको कहीं जाना है तो आप अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर जाइए। मैं ही पूरा दिन रख लूंगी उसे। अरे नहीं माया, वो तो मुझे पता है। मैं किसी और चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ। बताइए ना भाभी, क्या बात है? देखिए देवर जी, आपका कोई बच्चा है नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हमारे बेटे को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते हैं। भाभी, बेटी की तरह नहीं, वो हमारा ही बेटा है। मेरे लिए तो वो मेरा ही बच्चा है। वही तो फिर क्यों ना ये सारी प्रॉपर्टी हम मेरे बेटे के नाम करवा दे, क्योंकि तुम्हारा हो या मेरा, हम सबका एक ही तो है बेटा। लेकिन भाभी, अभी तो वो सिर्फ 1 साल का है। अभी से प्रॉपर्टी उसके नाम करवाने का क्या मतलब है? देखिए देवर जी, जो काम जितना जल्दी हो जाए ना उतना अच्छा।
आने वाले वक्त का क्या भरोसा। भाभी भरोसा क्यों नहीं, हम तो हमेशा आपके बेटे को माँ बाप की तरह ही प्यार करेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए। अब मुझे नहीं लगता तुम दोनों को इसमें कोई भी परेशानी होगी, है ना? भाभी वैसे तो आप जो कह रही हैं वो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, कल ही प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लीजिए, मैं और माया उस पर साइन कर देंगे। इस तरह से अगले दिन प्रॉपर्टी के पेपर बनवाकर सारी प्रॉपर्टी दिलीप और कावेरी के बेटे के नाम पर करवा दी जाती है। कुछ दिनों के बाद सुधांशु, सुबह सुबह ये कौन लोग आ गए हैं तुम्हारे घर पर? भैया वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा था ना, सोच रहा था किराएदार रख देता हूँ। लेकिन किराएदार रखने से पहले आपने हमसे पूछा भी नहीं। भाभी इसमें आपसे पूछने वाली क्या बात थी, हमें एक ही कमरे की जरूरत थी, इसलिए सोचा दूसरा कमरा किराए पर दे देते हैं, कुछ इनकम हो जाएगी। अरे माया, ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे बेटे के नाम पर है और यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम्हें मेरी या दिलीप की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ सुधांशु, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। अब देखो, तुमने खुद अपने हाथों से ये प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम की है, वह अभी बहुत छोटा है, तो इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम्हें हमसे पूछ कर लेने चाहिए। भाभी हमें तो लगा था कि आप हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आप तो हमारे साथ भेदभाव करने लगी। अरे, इसमें भेदभाव करने वाली क्या बात है? और मैंने कौन सा तुमसे कुछ गलत मांग लिया? अरे ले देकर मेरा बेटा इकलौता इस पूरे वंश का वारिस है, सब कुछ उसके नाम है। तुम्हें इस बात से जलन क्यों हो रही है? भाभी माया को जलन नहीं हो रही, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। सब जानती हूँ मैं, इसकी खुद की तो कोई औलाद पैदा नहीं हुई, बस इसीलिए जब देखो तब मेरे बेटे पर बुरी नजर डालती रहती है। देखो माया, कावेरी तुमसे बड़ी है, वो जैसा कहती है वैसा करो। और वैसे भी इस घर पर अब तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, वो तो हम लोगों की भलाई समझो जो तुम्हें अभी तक यहाँ रहने दिया है। भैया आप इतने कैसे बदल गए? इस प्रॉपर्टी ने आपके दिल से हमारे लिए प्यार पूरी तरह खत्म कर दिया है क्या? इसी तरह वक्त बीतता जाता है और देखते देखते दिलीप और कावेरी का बेटा प्रणव 25 साल का हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। पापा, आज मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, मैंने सिंगापुर में जॉब ज्वाइन कर ली है। लेकिन प्रणव, विदेश में नौकरी करने जाने से पहले तुम्हें कम से कम अपने मम्मी पापा से एक बार पूछना चाहिए था ना। इसमें पूछने वाली क्या बात है माँ? मैं सिंगापुर जाकर जॉब करना चाहता हूँ तो करना चाहता हूँ। देखो प्रणव, हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी हुई है, उन सब का क्या होगा? यहाँ रहो, बिजनेस करो। सॉरी पापा, मैं यहाँ रहकर कोई बिजनेस नहीं करने वाला, और ये जितनी भी प्रॉपर्टी आपने मेरे लिए संभाल कर रखी है ना, ऐसे ही किसी को दान में दे दीजिए, क्योंकि मैं सिंगापुर से वापस इंडिया आकर कभी नहीं रहने वाला। दिमाग खराब हो गया है तेरा, जानता नहीं तेरी वजह से हमने तेरे चाचा चाची से लड़ाई करके पूरा घर तेरे नाम करवा दिया था। हाँ तो ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। और मम्मा, मैं तो वैसे भी उस वक्त 1 साल का था, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कैसी बात कर रहा है ये लड़का? अरे तेरी वजह से अपने छोटे भाई से दुश्मनी लेकर बैठा हूं मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। जानता नहीं तू, बाजू वाले घर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहते हैं तेरे चाचा चाची, और ये सब मैंने तेरे लिए किया। देखिए पापा, आपने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। मैंने आपसे कब कहा था कि मुझे ये प्रॉपर्टी और घर चाहिए? और वैसे भी अपने भाई के साथ इस तरह का बिहेव करके आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं। तू सही कह रहा है बेटा, हमने तेरे चक्कर में अपने छोटे भाई जैसे देवर और बहन जैसी देवरानी को इस घर से निकाल दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ठीक है मॉम, तो अब आप अपनी गलती सुधारो, लेकिन मुझे तो फॉरेन जाना है, मैं वहीं जाऊंगा। अब आगे क्या करना है ये आपका डिसीजन है। और प्रणव सिंगापुर जॉब करने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जब दिलीप और कावेरी को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सुधांशु के घर पहुंचती है। सुधांशु, माया, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ भाभी?
आज इतने सालों के बाद अब हम गरीब लोगों के घर क्या करने आई हैं? भाभी, हमने तो खुशी खुशी अपने भतीजे को सब कुछ दे दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो तेरे जैसे भाई को मैंने प्रॉपर्टी के चक्कर में घर से निकाला, और जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया वो खुद ही विदेश चला गया। भैया भाभी, जिस बेटे के लिए आपने हम लोगों को इतनी तकलीफ दी, आपस के प्यार को बिगाड़ा, जब वही आपसे दूर चला गया तो आपको इस बात का एहसास हुआ। लेकिन माफ कीजिए, अब हम आपके साथ रहने के लिए उस घर में नहीं आ सकते। नहीं नहीं माया, ऐसा मत कहो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज वापस चलो, मैं वो घर फिर से तुम्हारे नाम कर देती हूँ। भाभी, मैं उस घर का क्या करूंगी? किसके लिए? मेरा कोई बच्चा नहीं, मैं तो बस जिंदगी भर आप लोगों के साथ प्यार से रहना चाहती थी, प्रणव को अपने बेटे की तरह प्यार करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझसे वो अधिकार छीन लिया। भाभी और भैया, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। जो बच्चा कुछ ही दिन पहले दुनिया में आया हो, जिस बच्चे के भविष्य का आपको पता ही ना हो, उसके लिए अपने पुराने रिश्तों को तोड़ देना, अपने सगे रिश्तेदारों से दुश्मनी मोल लेना, उनके साथ झगड़ा करना, उनकी बेइज्जती करना, क्या ये सही है? कम से कम हमें सही वक्त का इंतजार तो करना चाहिए ना। सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अपने सगे भाई को घर से निकाल दिया, वो भी अपने 1 साल के बेटे के लिए। क्या ये वाकई में सही था? जवाब दीजिए मेरी बात का। बंजारन बहू कमला एक बहुत स्वार्थी महिला है। उसने पैसों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी था। कमला के पति को मरे हुए एक अरसा बीत गया है। अब वो अपने सौतेले बेटे वैभव के साथ रहती है। वैभव के दिल में अपनी माँ को लेकर इतना डर है कि वो अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता। उसकी माँ जो कहती है उसको सर झुकाकर वही मानना पड़ता है। वैभव, तुमने अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया? तुमसे कितनी बार कहा है कि सूरज निकलने से पहले तुम घर की साफ सफाई पूरी कर दिया करो। वैभव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बात सुनता रहता है। तभी पास में खड़ा नौकर सुखराम कहता है, मालकिन, वैभव बाबा को रात से तेज बुखार है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। उनके बदले मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। इसे कोई बुखार नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब काम न करने के बहाने हैं। सुखराम काका, बोल दो इसे, सारे घर का काम यही करेगा, और इससे समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो इससे आज का खाना भी नहीं मिलेगा। मगर मालकिन, वैभव बाबा की सच में ही तबीयत खराब है, आप एक बार देख तो लीजिए। कमला बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बेचारा वैभव तेज बुखार में भी काम करता रहा। कमला वैभव की शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती थी जो अनपढ़ हो, और कमला से इसी तरह डरे जिस तरह वैभव डरता है, ताकि वैभव की सारी जायदाद और धन दौलत उसकी मुट्ठी में रहे। लेकिन आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। कमला कार में यही सब कुछ सोचती जा रही थी कि तभी रास्ते में, अरे ड्राइवर, तुमने कार क्यों रोक दी? और ये इतना शोर कैसा? मैडम, आगे कुछ बंजारों का खेल चल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। मैं अभी भीड़ को साइड में करवाकर कार निकालता हूँ। ड्राइवर भीड़ को साइड करके कार निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी कमला की नजर रस्सी पर चल रही एक फुलवा नाम की बंजारन पर पड़ी। क्यों ना मैं इस बंजारन की शादी वैभव से करा दूं। ये तो अनपढ़ लग रही है, मेरे पैरों तले दबकर भी रहेगी। मुझे अभी इसके माँ बाप से बात करनी होगी। ये सोचकर कमला ने उन बंजारों से बात की और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फुलवा के माता पिता वहां उसे लेकर आ गए। उन्होंने इतना आलीशान घर पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी फुलवा से कराना चाहती हूँ। इसके बदले में आप जो चाहो वो ले सकती हैं। तभी फुलवा की माँ कहती है, ये क्या कह रही है मैम साहब, कहीं आप हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रही हैं?
आप मेरे बेटे से मिल लो। अगर आपको मेरा बेटा पसंद आता है तो मैं कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। सुखराम, सुखराम, वैभव को लेकर आओ। फुलवा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है। माँ, कहीं इस मेम साहब का छोरा पागल तो ना है? फुलवा अपनी माँ से बात कर रही होती है कि वैभव वहाँ आता है। फुलवा उसे देखती ही रह जाती है और उसके माता पिता उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी वाले दिन किसी को फुलवा और वैभव की बेमेल विवाह की बात समझ में नहीं आती। फिर भी एक औरत कमला से पूछ ही लेती है। कमला जी, आपने अपने इकलौते बेटे की शादी देहाती गवार से क्यों करा दी? ये बंजारन आपके घर की बहू बनने लायक तो नहीं है। कम से कम अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता। बहू तो अपनी टक्कर की लाती, आपने तो बंजारन को ही बहू बना लिया। अब कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। वो कुछ देर चुप रही और सोच समझ कर कहती है। बहन जी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैं तो अपनी बहू एक पढ़ी लिखी और अपनी सोसाइटी की ही ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे बेटे ने मेरे सामने इस बंजारन को लाकर खड़ा कर दिया। बोला कि मैं शादी करूंगा तो इसी से। अब भला मैं क्या करती, मुझे अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ा। कमला की ये बातें सुखराम भी सुन रहा था। उसने ये सारी बातें वैभव को जाकर बता दी। काका, मैं तो फुलवा को जानता भी नहीं, फिर माँ मेरे बारे में झूठ क्यों कह रही है? बेटा, तुम कितने भोले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके दिए। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि ये संपत्ति तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अनपढ़ लड़की से शादी करवाई ताकि तुम्हारी तरह वो भी अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। सुखराम काका, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। माँ के सामने आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं माँ को कुछ भी नहीं कह पाता। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कमला वहां गई। कमला को देखकर दोनों घबरा गए। तुम दोनों फिर कभी बातें कर लेना, अभी फेरों का समय हो गया है, चलो जल्दी आओ। इस तरह फुलवा और वैभव की शादी हो गई। अगले दिन कमला ने फुलवा को बुलाया और उसे नसीहत देने लगी। देख बंजारन, तुझे मैंने अपनी बहू बना तो लिया है, लेकिन तुझे इस घर में आँख कान मुंह बंद करके रहना होगा। घर का काम कर और अपने पति से मतलब रख, समझी? कमला का ऐसा रवैया फुलवा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने वैभव से इस बारे में बात की। सुनिए ना, माँ जी ने जिस तरह मुझसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। शादी से पहले तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें क्या हो गया? तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा माँ कहती है वैसा ही करो। ये कहकर वैभव वहां से चला गया। अगले दिन वैभव को घर के नौकरों की तरह काम करता देख फुलवा को बहुत हैरानी हुई। फुलवा ने इस बारे में सुखराम काका से बात की तो सुखराम काका ने फुलवा को सारी बात बता दी। अब फुलवा को समझ में आ गया कि उसकी सास ने एक बंजारन को बहू क्यों बनाया। एक दिन वैभव घर का काम कर रहा था, तभी उससे कांच की प्लेट टूट गई। किसने गिराई ये कांच की प्लेट? वैभव को वहां खड़ा देख कमला ने छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। उसके पैर में कांच चुभ गया और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी कमला उसे मारे जा रही थी। ये देखकर फुलवा ने कमला के हाथ से छड़ी छीन ली और तोड़कर फेंक दी। बंजारन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हाथ से छड़ी छीनी? कमला फुलवा को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि फुलवा उसका हाथ पकड़ लेती है। ओ सस माँ, मैंने मॉम की गुड़िया ना समझ लियो। बंजारन हो बंजारन, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। आज के बाद मेरे या वैभव जी के ऊपर हाथ उठाने की सोचो भी ना, समझी सस माँ? ये कहकर फुलवा वैभव को लेकर वहां से चली गई। उसने वैभव के पैर पर पट्टी बांधी, उसके आंसू पोंछे। वैभव ने पहली बार किसी के दिल में अपने लिए इतना प्यार महसूस किया। अब फुलवा वैभव का हर काम में हाथ बटाती, उसका बहुत ख्याल रखती। इस तरह दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। वहीं दूसरी ओर कमला सारी जायदाद अपने नाम करने की साजिश करने लगी। और एक दिन, वैभव, वैभव, जल्दी बाहर आओ। कमला की आवाज सुनकर वैभव और फुलवा अपने कमरे से बाहर आ गए।
जी माँ, आपने बुलाया? ये ले, इन कागजों पर साइन कर दे। वैभव कागजों पर साइन करने ही वाला था कि फुलवा वैभव के हाथ से पेन छीनकर कहती है, ना वैभव जी, आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आओ बंजारे, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। ये बात मेरे और मेरे बेटे के बीच की है। चुपचाप पेन दे दे, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। बंजारन की खाल इतनी भी ढीली ना होवे कि कोई भी उधेड़ लेवे। जो यकीन ना आता हो तो देख ले उतार के। और हाँ, बंजारन जरूर, पर अनपढ़ ना हो। मन्ने भी पता है कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेवे। पेन देती है या नहीं? ये कहकर कमला फुलवा को मारने आई तो फुलवा ने कमला को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। कमला डरकर वहां से भाग गई। अब फुलवा ने वो कागज उठाए और वैभव के साथ सीधा वकील के पास चली गई। वकील ने वो कागज देखी और फुलवा को बताया, वैभव के पिता की सारी जायदाद और संपत्ति वैभव के नाम है, लेकिन वैभव की सौतेली माँ इस संपत्ति को अपने नाम कराना चाहती है, इसलिए इन कागजों पर वो साइन करा रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब? वकील ने फुलवा और वैभव को सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। अब दोनों घर पर पुलिस को लेकर पहुंचे। कमला पुलिस को देखकर घबरा गई। पुलिस ने कहा, आपके नाम की कंप्लेंट हुई, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कंप्लेंट? कैसे कंप्लेंट? आप अपने सौतेले बेटे पर बहुत अत्याचार करती हो, धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा रही हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये मेरी बहू की कोई साजिश है। इसने गलत कंप्लेंट की है। मैडम, शिकायत आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपके बेटे वैभव ने की है। कमला वैभव का नाम सुनकर दंग रह गई। जिस बेटे ने कभी उसके सामने सर नहीं उठाया था, आज वही बेटा उसके सामने पुलिस को लिए आया है। वैभव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को ले आए? हाँ माँ, मैं लाया हूँ पुलिस को, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी ना आती अगर फुलवा मेरा साथ ना देती। आपने बंजारन बहू को लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है माँ। मैडम, अब की बात खत्म हो गई हो तो चलो हमारे साथ। वैभव, मुझे माफ कर दो, मुझे थाने मत भेजो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। वैभव अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और पुलिस वहां से चली जाती है। वैभव अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैंने पुलिस को वापस तो भेज दिया है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपने बचपन से आज तक कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, हमेशा मुझे मारती रही, नौकरों की तरह बर्ताव करती रही। आप इस घर में नहीं रह सकती, चली जाइए यहाँ से। अनाथ बेटा रूपा और शेखर सरिता विहार में रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश होते हैं। दोनों का शौर्य नाम का एक बेटा भी होता है, जिस पर दोनों ही अपनी जान छिड़कते हैं। शेखर, अब तो आप शौर्य को अपनी गोद से नीचे उतार दीजिए, उसके सोने का टाइम हो रहा है। नहीं रूपा, इसे मेरे पास ही रहने दो प्लीज। मैं थोड़ी देर में इसे बिस्तर में सुला दूंगा। लेकिन कल सुबह आपकी ऑफिस में मीटिंग भी तो है ना, और इसके लिए आपको कल जल्दी भी तो निकलना होगा। जाइए, आप भी जाकर सो जाइए। क्या यार, अभी तो मेरी गोद में आया था मेरा बेटा और तुम उसे लेकर जा रही हो। बाद में कर लेना अपने बेटे से प्यार, अभी जाकर सो जाइए। रूपा शेखर से शौर्य को ले रही होती है कि तभी शौर्य रोने लगता है। शौर्य को रोता देखकर रूपा उसे फिर से शेखर को थमा देती है। आपका बेटा ना एक नंबर का नौटंकी है, बिल्कुल आप पर गया है वो। साफ बोलो ना, तुम्हें जलन होती है हम दोनों बाप बेटे का प्यार देखकर। पहले बड़ा तो होने दो तुम शौर्य को, फिर देखना वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करेगा। देखते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते रूपा की मौत हो जाती है। अब शौर्य 3 साल का हो चुका होता है, जिसके कारण उसकी दादी शेखर पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगती है। शेखर, शौर्य अभी बहुत छोटा है और उसे इस समय एक माँ के प्यार की बहुत जरूरत है।
माँ मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। क्या पता जो दूसरी औरत आएगी वो मेरे बेटे को एक माँ का प्यार दे या ना दे। तो रूपा की छोटी बहन वैशाली से ही शादी क्यों नहीं कर लेता? वो तो शौर्य को एक माँ का प्यार पूरा दे सकती है ना। मैंने कहा ना माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, और अपनी ही पत्नी की बहन से तो हरगिज नहीं। ऊपर से अगर रूपा देख रही होगी तो वो क्या सोचेगी? अपने लिए ना सही, लेकिन तुझे शौर्य के लिए तो शादी करनी ही पड़ेगी ना बेटा। शेखर कुछ कहता उससे पहले ही अंजुमन उसे रूपा की कसम दे देती है, जिसके आगे मजबूर होकर शेखर शादी के लिए हामी भर देता है। देखो वैशाली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे एक माँ का भरपूर प्यार दो। शौर्य, आपके साथ साथ मेरा भी कुछ लगता है। अगर आप मुझसे शादी नहीं भी करते तब भी मेरा प्यार शौर्य के लिए कभी कम या ज्यादा नहीं होता। शादी के कुछ दिनों बाद ही शेखर की माँ की भी मौत हो जाती है। वैशाली शौर्य को एक माँ से भी बढ़कर प्यार देती है। शौर्य को लेकर वैशाली का यूं निस्वार्थ प्यार देखकर शेखर को भी उससे प्यार हो जाता है, और कुछ सालों बाद शेखर और वैशाली का भी लड़का हो जाता है। लेकिन इसके बाद वैशाली का शौर्य को लेकर बर्ताव बदलने लगता है। वैशाली, मैं देख रहा हूं तुम आजकल शौर्य का जरा भी ध्यान नहीं रख रही हो। मुझे पता नहीं था कि आदित्य के होने के बाद तुम इतना बदल जाओगी। आदित्य मेरा अपना सगा खून है और शौर्य दीदी का, फिर मैं दोनों में अंतर कैसे नहीं करूं? माँ भले ही दोनों की अलग अलग है, लेकिन पिता तो एक है ना। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करता। हाँ, तो किसने कहा था आपसे मुझसे शादी करने के लिए? मैं थोड़ी ना आई थी आपके पास, आपकी माँ ही आई थी मेरे घर आपका रिश्ता लेकर। वैशाली, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में शेखर अपना पैर पटकता हुआ शौर्य को वहां से लेकर चला जाता है। पापा, मम्मा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ इसलिए मुझसे प्यार नहीं करती? मम्मा नहीं करती तो क्या हुआ बेटा, पापा तो करते हैं ना आपसे प्यार। कुछ दिनों के बाद, आज तुझे खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, चल चुपचाप से अपने रूम में जाकर सो जा। माँ, अब भाई को खाना क्यों नहीं दे रही हो? बेटा तू आराम से खाना खा, इस नालायक की चिंता मत कर। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा ये। अगर भैया नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तू अपने भाई का भक्त क्यों बन रहा है? ये तेरा सौतेला भाई है, सगा नहीं जो तू लक्ष्मण बन रहा है। माँ, आपको इतना भी नहीं मालूम? श्री राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे। श्री राम माता कौशल्या और लक्ष्मण माता सुमित्रा की कोख से जन्मे थे। दोनों के सिर्फ पिता एक थे, लेकिन माँ अलग थी। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये सतयुग और त्रेता युग नहीं है, समझे? आया बड़ा भाई का चमचा। इतना कहकर वैशाली वहां से चली जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद शेखर वहां आता है और आदित्य उसे सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दो शौर्य, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे दूसरी शादी का फैसला करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं दूसरी शादी नहीं करता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। नहीं पापा, अगर आप शादी नहीं करते तो मुझे आदित्य जैसा छोटा भाई कभी नहीं मिलता। थैंक यू मुझे इतना अच्छा भाई देने के लिए। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना, फिर कोई भी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो, मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ, बहुत भूख लग रही है ना। शेखर शौर्य और आदित्य को आइसक्रीम दिलाने लेकर जाता है। वो दोनों को पार्क में खड़ा करके आइसक्रीम लेने जा ही रहा होता है, तभी तेज रफ्तार से आती हुई एक गाड़ी उसे कुचल देती है और उसी पल शेखर की मौत हो जाती है, जिसके बाद शौर्य की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। सुन रही चिरकुट, इस घर के किसी भी सामान को मेरी मर्जी के बगैर हाथ मत लगाना। इन सब पर अब तेरा कोई हक नहीं है, समझा? ठीक है माँ, मैं आपकी इजाजत के बगैर किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। चल जाकर अब पूरे घर की सफाई कर। महज 7 साल का शौर्य वैशाली के कहने पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरे घर की सफाई करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन मासी से माँ बनी वैशाली को उस मासूम से बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आता। क्यों शौर्य,
ये घर में इतनी गंदगी कैसे हो रही है? ढंग से सफाई नहीं की है क्या तूने? माँ मैंने तो अच्छे से सफाई की थी, लेकिन आदित्य बार बार इधर उधर चलकर गंदा कर देता है। अच्छा, खुद से एक काम ढंग से नहीं होता और अपनी गलतियों का जिम्मेदार मेरे बेटे को ठहराता है। इतना कहकर वैशाली बांस का डंडा उठाकर शौर्य को जोर जोर से मारने लगती है। तभी वहां वैशाली के मायके वाले भी आ जाते हैं और उसकी सारी करतूतें देख लेते हैं। माँ मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आप मुझे भी आदित्य के जितना प्यार करोगी? बोलिए ना माँ, मेरे क्या करने से आपके अंदर मेरे लिए ममता जागेगी? वैशाली शौर्य की एक नहीं सुनती, उसके ऊपर डंडे बरसाती जाती है। हद पार होते देख वैशाली की माँ उसका हाथ पकड़ती है और जोर से उसे थप्पड़ मारती है। यही सब करने के लिए तूने दामाद जी से शादी की थी? हमने सपने में भी तुझसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। तू माँ नहीं, माँ के नाम पर एक धब्बा है। बस कीजिए माँ, आदित्य की इस दुनिया में आने से पहले मैंने इसे बहुत प्यार किया था, लेकिन अब जब मेरी खुद की औलाद है तो मैं किसी और के बच्चे से प्यार क्यों करूं? अरे नालायक औरत, जिसे तू किसी और का बच्चा कह रही है वो तेरी खुद की सगी बहन का बच्चा है। बहन है तो क्या हुआ? मेरे अपने बच्चे से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना ये कभी। अगर यही बात थी तो तू हमें पहले बता देती, हम शौर्य को अपने साथ ले जाते। उसे इस तरह प्रताड़ित करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको लेकर जाना है ना तो ले जाइए इसे, मैं नहीं रोकूंगी। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं तेरी कोई माँ बाबा नहीं हूँ, तेरी माँ मर चुकी है, समझा? अब निकल जा मेरे घर से। माँ आप बहुत गंदी हो, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, मैं भी भाई के साथ ही जाऊंगा। अरे तू क्यों जाएगा? तू तो मेरा सगा बेटा है, जाने दे इसे। हम यहाँ ऐश से रहेंगे। तुम्हारे पापा बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मुझे भाई के साथ जाना है। आप अच्छी नहीं हो, आप बहुत बुरी हो, आप भाई को बहुत परेशान करती हो। देख वैशाली, तुझसे ज्यादा समझ तो इस मासूम बच्चे में है। ये तेरे बुरे कर्मों का ही नतीजा है, जो आज तेरी सगी औलाद खुद से तुझे ठुकरा रही है। आदित्य, तुझे इस शौर्य ने भड़काया है ना मेरे खिलाफ? नहीं माँ, मुझे किसी ने भड़काया नहीं, पर मैं सब देखता हूँ, सब समझता हूँ। भाई बहुत अच्छा है, वो आपकी जैसा नहीं है। चलिए नानी। इतना कहकर वैशाली के मायके वाले आदित्य और शौर्य को अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह वैशाली बड़े से घर में अकेली पड़ जाती है। दो बेटों के होते हुए भी आज उसे माँ कहकर बुलाने वाला कोई नहीं होता। बहू का 9वां महीना। सुमित्रा जी की बहू ऋतु प्रेग्नेंट थी और अब उसकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। ऋतु का पति देवेश उसका काफी अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन प्रेगनेंसी अपने आप में ही एक अलग ही वक्त होता है जब एक औरत कई तरह के बदलावों से गुजरती है। शरीर के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी आते हैं और ऋतु इन सब चीजों से गुजर रही थी। इसीलिए कई बार वो बहुत परेशान हो जाती थी। उसे बार बार बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन अचानक शाम के वक्त ऋतु जोर जोर से रोने लगी। अरे ऋतु बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। हाँ बेटा, वो तो मुझे भी दिख रहा है, तभी तो रो रही हो तुम। लेकिन परेशानी के पीछे की वजह तो बताओ, आखिर बात क्या है? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं मम्मी जी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे ही मेरा मन कर रहा है रोने का। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? रोने का मन कर रहा है? अरे तुम माँ बनने वाली हो, अगर इस तरह रहोगी ना तो बच्चा भी रोने वाले नेचर का पैदा होगा। तो फिर मैं क्या करूं मम्मी जी? मुझे बता अपने दिल की बात, मेरे साथ शेयर कर कि क्या परेशानी है। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं अपने पेट की तरफ देखती हूँ ना तो अजीब सी घबराहट होती है। अरे लेकिन क्यों बेटा? तुम्हारे पेट में तो तुम्हारा आने वाला बच्चा है, इसे देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए। मम्मी जी वो क्या है ना, मेरा पेट इतना बड़ा हो गया है
शरीर की हालत ऐसी हो गई है तो सोच सोच कर डर लगता है कि मैं कभी फिर से पहले जैसे स्लिम और ब्यूटीफुल हो पाऊंगी क्या। अरे बेटा, ये तो कुछ दिनों की बात है। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। रितु, क्या हुआ? तुम बार बार करवटें क्यों बदल रही हो? रात के 2 बज रहे हैं, सो जाओ ना आप। देवेश, नींद नहीं आ रही है, मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। अरे ये क्या, तुम तो उठकर बैठ गई। इस तरह बैठे बैठे पूरी रात बिताओगी क्या? क्या करूं देवेश, पेट की वजह से जैसे ही लेटती हूँ अजीब सा लगने लगता है, ठीक से सो भी नहीं पाती। तुम एक काम करो, अपने पेट के बगल में एक तकिया लगा लो, तुम्हें ठीक से नींद आ जाएगी। वो भी करके देख लिया, अब तो लगता है जब तक बच्चे इस दुनिया में नहीं आएगा मैं ठीक से सो भी नहीं पाऊंगी। रितु, बच्चा आने के बाद कौन सा चैन की नींद सो पाओगी? कम से कम अब तो आराम कर लो। तुम सो जाओ देवेश, मैं बैठे बैठे ही अपनी नींद निकाल लूंगी। और फिर कुछ दिन के बाद सुमित्रा जी के घर पर कुछ परिचित लोग मिलने के लिए आते हैं। मम्मी जी, आप उन लोगों के साथ बैठकर बातें करिए, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम आराम करो। अरे मम्मी, घर के छोटे मोटे काम तो मैं करती हूँ ना, चाय बनाने में कैसी प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, अगर कोई परेशानी नहीं है तो बना दो चाय। अरे ये क्या बात है सुमित्रा जी, आप तो दादी बनने वाली हैं। हाँ जी, बस ठीक ठाक तरीके से मेरा पोता या पोती इस दुनिया में आ जाए तो चैन हो जाए। सही कहती हैं बहन जी, एक औरत के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल होता है। वैसे बहू की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत परेशानी है जो इस वक्त होती है, उसी से गुजर रही है। पहली बार माँ बन रही है ना, कभी कभी परेशान हो जाती है। सुमित्रा जी रिश्तेदारों से बात करती है और उन्हें काफी देर हो जाती है। रिश्तेदारों के जाने के बाद, अरे रितु बेटा, तुम अभी तक किचन में काम कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, इतनी देर खड़े रहने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, वो मुझे लगा रात के खाने में देर हो जाएगी, इसलिए मैं साफ उधर बिजी थी तो मैं खाना बनाने लग गई थी। अरे बेटा, तुम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझती। जरा अपने पैरों की हालत तो देखो। हाँ मम्मी जी, मुझे भी ना पैरों में बहुत भारीपन लग रहा है। ये भारीपन नहीं है, ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से तुम्हारे पैरों में सूजन आ गई है। अब कमरे में जाकर आराम करो, चलो। और सुनो, अपने पैरों के नीचे ना तकिया लगा लेना, सर के नीचे मत लगाना, ठीक है? अपने कमरे में जाने के बाद, यार, ये प्रेगनेंसी भी कितनी अजीब चीज है, कभी रोने का मन करता है, कभी हंसने का। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ वो मैं किसी को नहीं समझा सकती। ये सब कब ठीक होगा? और फिर एक रात अचानक रितु नींद में उठकर बैठ जाती है और अपने पूरे शरीर पर खुजली करने लगती है। देवेश की आंख खुलती है और वो रितु को इस तरह खुजली करते हुए देखता है। अरे क्या हुआ रितु, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों देवेश, लेकिन अचानक से पूरे शरीर में खुजली हो रही है। दिखाओ जरा मुझे। अरे लेकिन तुम्हारे शरीर पर तो कोई मच्छर के काटने के या किसी तरह के रैशेस भी नहीं है, पर खुजली क्यों हो रही है? लगता है ये भी प्रेगनेंसी की कोई नई प्रॉब्लम है। अरे अरे, परेशान मत हो, मैं मम्मी को बुला कर लाता हूँ। सुमित्रा जी के आने के बाद, अरे क्या बात है बेटा, इस तरह क्यों खुजली कर रही हो? अचानक से क्या हो गया तुम्हें? मम्मी जी, ऐसा लग रहा है जैसे सर से पैर तक पूरे बदन में मच्छरों ने काट लिया। अरे लेकिन इसमें रोने की क्या बात है, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बस अब जल्दी से बच्चा इस दुनिया में आ जाना चाहिए ताकि मुझे इन सारी प्रॉब्लम से मुक्ति मिले। ऐसा नहीं कहते रितु, माँ बनना तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है, और ये सारी परेशानियां तो सबके साथ होती है। जानती हूँ, लेकिन फिर भी क्या करूँ, रात को सो नहीं सकती, कभी पेट भर के खाना खा लेती हूँ तो उल्टी करने का मन करता है,
ज्यादा देर खड़ी हो जाती हूँ तो पैर में सूजन आ जाती है। ज्यादा देर बाहर घूमने भी नहीं जा सकती वरना टॉयलेट की प्रॉब्लम। ये सब कब ठीक होगा? कुछ दिन और बीत गए और अब तक ऋतु का 9वां महीना खत्म होने का वक्त आ गया था। अब हर दिन ऋतु बस यही सोचती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। हाँ, वो बात अलग थी कि वो कई तरह की इमोशनल चेंजेस से गुजर रही थी और फिर एक दिन अचानक, देवेश, मुझे ना चाउमीन खाने का मन कर रहा है। अभी रात के 12 बजे? अरे ऋतु, इस वक्त चाउमीन कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? किसी होटल में फोन करो ना, कोई तो डिलीवर करता होगा ना इतनी रात को। नहीं नहीं ऋतु, इतनी रात को कोई डिलीवर नहीं करता, तुम कल खा लेना, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा बस। नहीं, मुझे अभी खाने का मन कर रहा है, मुझे अभी खाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, मैं किचन में जाकर तुम्हारे लिए मैगी बना कर लाता हूँ, क्या पता उसे खाकर तुम्हारा मन ठीक हो जाए। हाँ ठीक है। देवेश ऋतु को मैगी बनाकर खिला देता है, लेकिन अगले दिन अचानक से ऋतु की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ है बहू को? बेटा तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? मम्मी वो कल आधी रात को चाउमीन खाने की बात कर रही थी तो मैंने इसे मैगी बनाकर खिला दी। अरे लेकिन एक बार मुझसे तो पूछ लेता, इसी वजह से उसे अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, वैसे भी बच्चा आने का वक्त पास आ गया है ना, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जब से मैगी खाई है तब से पता नहीं क्या हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, बस कुछ दिन की बात और है, परेशान मत हो। चल हम तुम्हें ना डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद, डॉक्टर साहब, मेरी बहू की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ, वैसे तो सब कुछ ठीक लगता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया है, ऐसे वक्त में हो जाता है। प्रेगनेंसी की वजह से पेट के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है, इसलिए डाइजेशन थोड़ा वीक हो जाता है। और उन्होंने रात के वक्त मैगी खा ली, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हो गया। डरने वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब हम इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन अब ऋतु की डिलीवरी का वक्त पास आ गया है, आपको उनका पहले से भी ज्यादा ध्यान रखना होगा। मैंने चेकअप कर लिया है, 1 सप्ताह के अंदर ऋतु की डिलीवरी होने के पूरे चांस हैं। एक दिन अचानक किचन में काम करते करते ऋतु के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। देवेश, मम्मी जी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ बहू, क्या हुआ तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है मम्मी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। इधर आ जाओ ऋतु, मैं तुम्हें बेड पर लिटा देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा मुझे लगता है इसकी डिलीवरी का वक्त पास आ गया है, अब हमें ऋतु को हॉस्पिटल ले जाना होगा। वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर डिलीवरी कभी भी हो सकती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे बचा लो देवेश। अरे ऋतु घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आप जल्दी से ऋतु को एडमिट करवा दीजिए और आप लोग बाहर वेट करिए। नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऋतु समझने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऋतु को लेबर पेन शुरू हो गया था और वो काफी तकलीफ से गुजर रही थी। एक बच्चे को जन्म देते समय औरत जिस तकलीफ से गुजरती है उसे सिर्फ वही समझ सकती है। ऋतु की तकलीफ को देखकर देवेश भी काफी इमोशनल हो गया था। ऋतु को इस तरह चीखते देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन आधे घंटे के बाद जब डॉक्टर अपने हाथ में ऋतु और देवेश की छोटी सी बच्ची को लेकर आया तो ऋतु के चेहरे पर स्माइल आ गई। ऋतु, ये देखो तुम्हारी और मेरी नन्ही सी बेटी। ये तो एकदम परी की तरह दिखती है। दिखेगी क्यों नहीं, एकदम तुम पर गई है ना, इसलिए। लेकिन मम्मी, उसकी नाक तो मेरे जैसी है। अच्छा ठीक है, नाक तुम रख लो, बाकी सब मेरे जैसा। देखा ऋतु, तुमने कितनी तकलीफ सही, लेकिन उस तकलीफ के बदले तुम्हें भगवान ने ये छोटी सी परी दे दी। और ऐसा सब औरतों के साथ होता है। तुमने बहुत हिम्मत रखी है बेटा, और इसका नतीजा आज हमारे सामने है।
फुर्सतगंज नाम के एक शहर में मंगत अपने परिवार के साथ रहता था। मंगत की पत्नी सुनीता ने अभी कुछ महीनों पहले ही एक सुंदर बेटे को जन्म दिया था, जिससे अब मंगत की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। सुनो, बच्ची और घर का काम दोनों एक साथ करना मुश्किल हो जाता है, फिर काम में देरी होती है तो आपको भी दिक्कत होती है। क्यों ना हम कुछ समय के लिए किसी को मदद के लिए रख लें। ठीक है। मंगत और सुनीता ने यह निर्णय लिया ही होता है कि कुछ दिनों बाद शांता वहां काम मांगने आती है और मंगत शांता को अपने घर में काम पर रख लेता है। शांता कुछ ही दिनों में घर का सारा काम ठीक तरह से संभाल लेती है, जिससे सुनीता को अपने और बच्चे के लिए अच्छा खासा वक्त मिलने लगता है। एक सुबह सुनीता जॉगिंग के लिए घर से बाहर जा रही होती है, तभी दरवाजे के सामने उसे कुछ चमकता हुआ रखा दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है। अरे, ये नींबू तो सोने की तरह चमक रहा है, कहीं सच में सोने का नींबू तो नहीं? रख लेती हूँ, बाद में इसकी जांच करा लूंगी। सुनीता नींबू को उठाकर अपनी अलमारी में रख देती है और जॉगिंग पर चली जाती है। दिन बीतता है, सब काम सही से चल रहे होते हैं। रात को सब खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन बीच रात करीब 1 बजे सुनीता अचानक अपने बिस्तर से उठ खड़ी होती है और अपने बच्चे को लेकर घर के बाहर मौजूद कुएं के पास पहुंच जाती है। बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है, जिसकी आवाज से मंगत की नींद भी खुल जाती है। अरे ये कहाँ रो रहा है? मंगत इधर उधर देखता है, पर बच्चा कहीं ना दिखने पर वो आवाज सुनते हुए दरवाजा खोल घर से बाहर निकल जाता है और सामने का नजारा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, जहां सुनीता बच्चे को गोद में लिए कुएं की दीवार पर खड़ी थी। ठहर जाओ सुनीता, ये तुम क्या कर रही हो? सुनीता मंगत की ओर देखकर कुछ अजीब तरह मुस्कुराने लगती है। मंगत तेजी से भागकर उसके पास जाता है और बच्चे को छीनकर सुनीता को दीवार से नीचे उतारता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम बच्चे को लेकर यहाँ क्यों आई? आखिर तुम करना क्या चाहती थी? मंगत ये बोल ही रहा होता है कि सुनीता बेहोश हो जाती है। सुनीता की हालत देख मंगत को कुछ समझ में नहीं आता। वो उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। आज से पहले सुनीता ने ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर ये सब था क्या और क्यों? मुझे विशाल से बात करनी चाहिए। अगले दिन मंगत अपने मनोवैज्ञानिक दोस्त विशाल को फोन करके उसे सारी बात बताता है, जिसके कुछ ही देर बाद विशाल उनके घर पहुंच जाता है और सुनीता से बात करके उसके मन की दशा जानने की कोशिश करने लगता है। अरे तुम चिंता मत करो मंगत, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये स्लीप वॉकिंग का नतीजा हो सकता है। मैंने भाभी को दवाइयाँ दे दी हैं, अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। विशाल वहां से चला जाता है, जिसके कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन फिर एक शाम जब मंगत ऑफिस से घर लौटता है तो अपने कमरे का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं, जहां सुनीता ने एक बड़ी रस्सी पंखे से बांध रखी थी और दूसरा सिरा अपने मासूम बच्चे के गले में बांध रही थी। सुनीता, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमारे बच्चे की जान लेना चाहती हो क्या? हटो यहाँ से। मंगत सुनीता को धक्का दे बच्चे को गोदी में ले लेता है, जिसके बाद एक बार फिर सुनीता बेहोश होकर गिर पड़ती है। मंगत उसी वक्त विशाल को फोन कर घर बुला लेता है। विशाल, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये सब मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है? न जाने अचानक सुनीता को क्या हो गया है। वो बार बार अपने ही बच्चे की जान लेने की कोशिश क्यों कर रही है? अचानक भाभी को पड़ रहे इन सब दौरों का रीजन तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। बस तुम बच्चे का ध्यान रखना। विशाल सुनीता को एक इंजेक्शन लगाकर वहां से चला जाता है। शांता, मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं। आज बच्चे को तुम अपने पास सुला लो। मैं सुनीता का ध्यान रखता हूँ, ठीक है? बिल्कुल साहब, कोई दिक्कत नहीं है। शांता बच्ची को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और सब सो जाते हैं। लेकिन करीब आधी रात होती ही अचानक मंगत को बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उठकर देखता है तो सुनीता अपनी जगह पर नहीं होती। नहीं। मंगत भागता हुआ शांता के कमरे के पास पहुंचता है, लेकिन शांता और बच्चा उसे कहीं दिखाई नहीं देते। आखिर ये दोनों कहाँ गए? मंगत आवाज सुनते हुए घर में इधर उधर घूम रहा होता है। आवाज तो बेसमेंट से आ रही है,
आखिर शांता बच्चे को लेकर बेसमेंट में क्या करने गई है? वो फौरन बेसमेंट में पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शांता ने बच्चे को खून से बने एक गोले के अंदर लिटा रखा था और बगल में आग जलाकर वो जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी। शांता के खुले बाल, लाल सुर्ख आंखें देख डर से मंगत के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। वो हिम्मत कर चुपचाप धीरे धीरे बढ़कर बच्चे को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तुरंत शांता ने एक लोहे की रॉड से उसके सर पर वार कर दिया। मर गया। अरे अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। खून से लथपथ मंगत किसी तरह अपना फोन निकाल विशाल को कॉल लगा देता है। दूसरी तरफ मंगत का बच्चा जोर जोर से रो रहा था और साथ ही शांता बिना रुके तेज आवाज में मंत्र पढ़े जा रही थी। ओम भट स्वाहा, आंकली कांकली स्वाहा, ओम भट स्वाहा, आंकली कांकली स्वाहा। कुछ देर बाद विशाल वहां आता है, पर शांता अपने मंत्रों में इतनी मग्न होती है कि उसका ध्यान उस पर नहीं जाता और इसी का फायदा उठाकर वो चुपके से लोहे के डंडे से शांता पर वार कर देता है और लपक कर उसे पकड़ रस्सी से बांधने लगता है। छोड़ मुझे, तू नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा यहाँ, छोड़। शांता को रस्सी से बांध विशाल बच्चे को गोदी में उठा लेता है। अपने बच्चे की जान बचती देख मंगत राहत की सांस लेता है। इतने दिनों से मेरे घर में जो अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी, उसके पीछे मेरी पत्नी की मानसिक स्थिति नहीं, तेरा काला जादू था। बोल बोल, ये सब तूने ही किया है ना? बोल। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, सब मैंने किया और अगर आज ये बीच में नहीं आता तो मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती। एक मासूम बच्चे को मारकर आखिर तू कौन सा मकसद पूरा करना चाहती थी? कौन सा? कुछ सालों पहले मेरे बच्चे की मौत हो गई थी। अपनी काली विद्या की मदद से मैं इस बच्चे की बलि चढ़ा, इसके खून को अपने बच्चे की कब्र पर चढ़ा उसे जिंदा कर लेती, पर तूने मेरे बच्चे को फिर मार दिया। मैं इसका बदला जरूर लूंगी। विशाल और मंगत पुलिस को बुला लेते हैं और शांता को उनके हवाले कर देते हैं। साहब, लोगों का कहना है कि सामने वाले जंगल में कुछ बुरी शक्तियां रहती हैं और अपने सामने खड़े एक डरावनी भेड़िए पर पड़ती है। उस भेड़िए की सुर्ख डरावनी लाल आंखें देखकर विनोद के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? क्या करूं? भेड़िया धीरे धीरे अपने कदम विनोद की ओर बढ़ा। पानी नहीं चाहिए, मुझे खून पीना है, तेरा गर्म खून। रात के करीब 11 बज रहे थे। सड़क पर इक्का तुक्का गाड़ियां चल रही थी। अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके शीला और निकिता बस स्टॉप पर खड़ी थी। आज तो हमें बहुत देर हो गई, पता नहीं घर जाने के लिए हमें कोई साधन मिलेगा भी या नहीं। अगर कोई साधन नहीं मिला तो कहीं रात इसी बस स्टॉप पर ना बितानी पड़े। अपनी काली जुबान बंद कर, जब देखो तब उल्टी बातें ही करती है। अरे कुछ देर रुक जाना, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई बस नहीं मिलती। धीरे धीरे समय के साथ साथ सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का दिखना भी बंद हो जाता है। अरे ये देख, अब तो सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। दूर दूर तक गाड़ी और किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। एक काम करते हैं, वापस अपने ऑफिस चलते हैं। हम दोनों आज रात वहीं गुजार लेंगे। देख, तुझे अच्छी तरह पता है 10 बजे के बाद चौकीदार ऑफिस के मेन गेट पर ताला लगाकर अपने घर चला जाता है। ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है। इस सुनसान सड़क को देख मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक काम करना, उसी चौकीदार के घर चलते हैं, वो भी तो परिवार वाला है। हम बेफिक्र होकर आज रात उसके घर पर रुक सकते हैं। अरे पागल, चौकीदार 10 बाई 10 की खोली में रहता है, उसके 4 बच्चे हैं। भला वो हमें अपने घर में कौन सी जगह देगा। अब तू ना ये बेकार की बातें बंद कर और चुपचाप खड़ी रह, शायद कोई लिफ्ट ही मिल जाए। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक नीले रंग की बस उनके सामने आकर रुकती है।
बस का दरवाजा खोल कंडक्टर उन दोनों से कहता है, कहिए कहाँ जाना है आप दोनों को? देखिए मेरी पूरी बस खाली पड़ी है, मैं आप दोनों को आपके ठिकाने पर छोड़ दूंगा। इतना कहकर कंडक्टर मुंह में भरे पान की पिचकारी सड़क पर दे मारता है। निकिता, लोगों का कहना है कि कुछ महीने पहले इसी तरह अंधेरी रात में एक नीली बस के अंदर कुछ बदमाशों ने एक जवान लड़की की हत्या कर दी थी। इस बस का रंग भी नीला है, कहीं ये वही बस तो नहीं? कंडक्टर शीला की बात सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, देखिए मेम साहब, उस घटना के बारे में मैंने भी सुना है। माना कि उस बस का रंग और मेरी बस का रंग एक है, लेकिन दुनिया में नीले रंग की एक ही बस तो नहीं है ना। हाँ, ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। देखिए हमारी बस में एक मेम साहब पहले से ही बैठी हैं, चाहे तो आप देख लीजिए। निकिता गर्दन उठाकर देखती है तो बस के पीछे वाले हिस्से में एक लड़की कंबल ओढ़े बैठी हुई थी। सही तो बोल रहे हैं भैया, बस में पहले से एक लड़की बैठी है। चल अब हम भी बैठ जाते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। अरे ठहर जाना निकिता, मुझे डर लग रहा है। अरे तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यहीं खड़ी रहे, मैं तो चली। अरे तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है? मैं भी चलती हूँ। दोनों बस में जाकर बैठ जाती हैं। देखते ही देखते ड्राइवर बस को तेज रफ्तार में चलाना शुरू कर देता है। तभी शीला की नजर पीछे वाली सीट पर अकेली बैठी लड़की पर पड़ती है। उस लड़की की लाल आंखें और उसका आधा जला हुआ चेहरा देखकर शीला घबरा जाती है। सुन निकिता, हमारे पीछे जो लड़की बैठी है ना, उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल और चेहरा किसी चुड़ैल की तरह डरावना दिख रहा है। अरे छोड़ ना, कौन कैसा दिखता है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं थोड़ी देर झपकी लेना चाहती हूँ, इसलिए अब तू अपनी बड़बड़ बंद कर प्लीज। बेफिक्र निकिता अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती है। दूसरी ओर बस जंगल के रास्ते में पहुंची है। चारों तरफ घना अंधेरा और साथ ही जंगल में मौजूद जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें शीला को और भी ज्यादा डराए जा रही थी। थोड़ी ही देर में बस एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरती है। तभी अचानक बरगद की डाल पर बैठी एक बिल्ली कूदकर खिड़की के रास्ते शीला की गोद में आ गिरती है। मर गई रे, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। शीला के चिल्लाने की वजह से निकिता की आंख खुल जाती है और वो भी घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की उठकर शीला के पास आती है और बिना कुछ कहे उस बिल्ली को शीला की गोद से उठा उसे सहलाते हुए अपनी गोद में लेकर वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अरे शीला, तू तो बहुत ही डरपोक है, जरा जरा सी बात पर उछल पड़ती है। मैं कल से अकेले ही सफर करूंगी। अरे मैं क्या करूं, वो बिल्ली अचानक मेरी गोद में आ गिरी। अपनी बकवास बंद कर और मुझे चैन से सोने दे। इस तरह शीला को डांटकर निकिता फिर सो जाती है, पर तभी अचानक एक झटके से ब्रेक लगाकर ड्राइवर बस को रोकता है। शीला खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो उसे सड़क के किनारे एक काला आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और अजीब से कपड़े देखकर शीला को घबराहट होने लगी। क्या हुआ ड्राइवर भैया, आपने बस क्यों रोक दी? अरे वो देखो वहां, वो सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है, उसी के लिए मैंने बस रुकवाई है। शीला निकिता को धक्का देकर नींद से जगाती है। अरे अब क्या हुआ? वो देख, सड़क किनारे कितना डरावना आदमी है। उसका अजीबोगरीब हुलिया देखकर लगता है जैसे कोई शैतान खड़ा हो। अब शीला की तरह निकिता भी उस आदमी को देखकर थोड़ा डरने लगती है। कंडक्टर, क्या तुम उस आदमी को बस में चढ़ाने वाले हो? उसे देखकर हमें डर लग रहा है, उसे बस में मत चढ़ाओ। अरे डरने की कोई बात नहीं है मेम साहब, ये आदमी जंगल के पीछे वाले गांव में रहता है। ये रोज इसी वक्त मेरी बस में बैठकर पड़ोस वाले गांव में जाता है, और वैसे भी ये बेचारा गूंगा है। अगर आप लोगों को डर लगता है तो मैं इसे ड्राइवर के बगल में बिठा देता हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। फिर कंडक्टर का इशारा पाते ही वो आदमी बस में सवार हो जाता है। ड्राइवर दोबारा एक्सीलेटर पर जोर देकर बस को आगे बढ़ाता है। थोड़ी ही देर में बस एक घाटी पर चढ़ती है।
बस के एक तरफ गहरी और डरावनी खाई थी, पर ड्राइवर को इस बात से कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था। वो लगातार बस की रफ्तार बढ़ाकर बस चलता जा रहा था। ड्राइवर भैया, आप देखते नहीं क्या बगल में इतनी गहरी खाई है? बस की रफ्तार लगातार बढ़ाए जा रहे हो, थोड़ा धीरे चलाओ ना। अरे मेम साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा रोज का काम है। मैं तो यहाँ इसी रफ्तार से बस चलाता हूँ। आप बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। ड्राइवर के कहने पर निकिता शांति से बैठ जाती है। कुछ दूर चलने पर अचानक ड्राइवर बस को सड़क के किनारे रोक देता है। शीला एक बार फिर खिड़की के बाहर झांक कर देखती है, लेकिन इस बार उसे कहीं कोई दिखाई नहीं देता। अरे अब क्या हुआ? तुमने बस क्यों रोक दी? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ड्राइवर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, पर कंडक्टर बोल पड़ता है। ये हमारी फेवरेट जगह है, हम अपने सारे अच्छे काम यहीं पर करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही बस यहाँ से आगे बढ़ेगी। इतना कहते ही कंडक्टर सीट के नीचे रखी एक शराब की बोतल निकालता है। अरे ये सब क्या है? तुम्हारे बस में सवारी बैठी है, उन्हें घर पहुंचाने की जगह तुम यहाँ सड़क के बीच में बस रोककर शराब पियोगे? बस में लड़कियों के बैठे हुए भी तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? कंडक्टर कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए शराब पीने लगता है। तभी ड्राइवर और दूसरा आदमी भी कंडक्टर के साथ मिलकर शराब पीने लगते हैं। निकिता, मुझे इन तीनों के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। हमने इस बस में बैठकर बहुत बड़ी भूल कर दी। तू घबरा मत, मैं हमेशा अपने पर्स में छोटा सा चाकू रखती हूँ। उसके रहते ये तीनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखो गज्जू भैया, हमारी बस में इस समय 3 जवान लड़कियां बैठी हैं। कहो कहो सबसे पहले किसका शिकार किया जाए? मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले वो जो पीछे अकेले जो बैठी है ना, उसे पकड़ कर लाओ। उसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम फिट करेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो आदमी पीछे वाली सीट पर बैठी लड़की के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक उस लड़की की आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी और लाल होने लगती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल और उसके मुंह से नुकीले दांत दिखने लगते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या? ये लड़की अचानक इतनी खतरनाक कैसे बन रही है? इतने में वो लड़की उस आदमी को उठाकर वहीं सीट पर पटक देती है। मुझे हाथ लगाएगा, तेरी इतनी हिम्मत! जोर से चीखते हुए वो लड़की उस आदमी पर हमला कर देती है और पल भर में ही उस आदमी का काम तमाम हो जाता है। ये देख ड्राइवर और कंडक्टर के होश उड़ जाते हैं। इतने में ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बस से बाहर कूद जाता है, पर तभी बस के पीछे की तरफ से तेजी से आ रहा एक ट्रक उसे कुचल कर चला जाता है। एक ही पल में अपने दोनों साथियों की मौत देख अब कंडक्टर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये सब देख निकिता और शीला के भी होश उड़ जाते हैं। वो चुपचाप अपनी सीट पर ही छुप कर बैठी रहती हैं। अरे अरे कौन हो तुम? और तुम इतनी भयानक कैसे बन गई? अब वो लड़की गुस्से में गुर्राते हुए कंडक्टर का गला पकड़ लेती है। इतनी जल्दी मुझे भूल गए? कुछ महीनों पहले तुम तीनों ने बड़ी बेरहमी से मेरी हत्या की थी और फिर शहर छोड़कर भाग गए। कई दिनों से मैं तुम तीनों के इंतजार में भटक रही थी। आज जाकर मेरा बदला पूरा होगा। अब तू भी अपने साथियों की तरह जहन्नम पहुंच जाएगा। अब वो लड़की कंडक्टर को उठाकर बस के पास मौजूद खाई में फेंक देती है। कंडक्टर एक बड़े पत्थर से जा टकराता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ ये सारा नजारा देख शीला और निकिता बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उन दोनों को होश आता है तो वो अपने आप को एक सरकारी अस्पताल में पाती है। सरिता की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। उसका पति रोहन उसे बहुत प्यार करता है। घर में उसकी सास शांति और ननद मीनाक्षी भी है, जो सरिता के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती।
लेकिन फिर भी सरिता को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेचारी बहू वही है और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पर हो रहा है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, तूने इतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी चाय में? हाय हाय माँ जी, मैंने तो उतनी ही मीठी बनाई है जितनी मीठी आपको पसंद है। माँ जी, आपको तो मेरे हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती। जब देखो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती हो। अरे बहू, तू एक बात के पीछे ही पड़ जाती है। मैंने ऐसा कब कहा कि तू रोज चाय खराब बनाती है? सरिता अपने कमरे में चली जाती है और फोन उठाकर अपनी माँ से बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता तेरा मूड कैसा है? तेरी आवाज से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तेरे ससुराल में। अरे क्या बताऊँ माँ, यहाँ तो हर समय मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। मैंने अपनी सास के लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, लेकिन मेरी सास चाय पीते ही मुझे 4 बातें सुना दी। बेटी, तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? तुम्हारी सास ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया, वो बड़ी है ना तुझसे। माँ ने इतना समझाया, लेकिन इस बात का सरिता पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बेचारी बहू की छवि वो बदलना ही नहीं चाहती। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सरिता ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे ना आज बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। आज आप ऑफिस से आने के बाद मुझे लेकर चलना ना। भाभी, मुझे भी कुछ किताबें खरीदनी है। आप दोनों जा ही रहे हो तो मेरी किताबें भी ले आना। लो, अभी तो बात ही की है बाजार जाने की, तो एक फरमाइश आ गई। माँ जी, आप भी बता दो कुछ, और हाँ, मोहल्ले वालों से भी बोल दो अगर वो कुछ मंगवाना चाहते हो तो। बेचारी मीनाक्षी अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये सब देखकर रोहन से चुप नहीं रह गया और वो गुस्से में बोला, सरिता, क्या हो गया है तुम्हें? मीनाक्षी ने तो सिर्फ किताबों के लिए बोला है। तुम्हें मीनाक्षी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफी मांगो उससे अभी। क्या? मैं माफी मांगू? दिन भर आपके घर के काम करूं मैं, आपकी और आपके घर वालों की बातें सुनूं मैं, और अब माफी भी मैं मांगू? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बोलकर सरिता वहां से चली जाती है। एक दिन उनकी पड़ोसन घर आती है। अरे सरिता, क्या कर रही है? और क्या करूंगी भाभी जी, बस घर का काम ही कर रही हूँ। आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी, लेकिन तुम तो बिजी लग रही हो। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। और क्या करूँ भाभी जी, जब से शादी होकर आई हूँ ना, बस काम ही कर रही हूँ। और इस घर में ना कोई मेरी कदर नहीं करता। पति है जो बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ननद को तो कॉलेज से फुर्सत नहीं। बची सास तो उनका सारा समय मेरी गलतियां निकालने में लग जाता है। अरे ये क्या कह रही हो सरिता? तुम्हारी सास तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ करती फिरती है कि तुम बहुत अच्छी हो, पूरा घर तुम्ही ने संभाल रखा है। हाँ तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या कहती हैं? सच्ची तो कहती हैं। मेरी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। शाम को जब रोहन घर आया तो उसने सबसे कहा, कल हम सबको मौसी जी के घर जाना है। उनकी बेटी की शादी है। सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, सुबह होते ही निकल जाएंगे। और सरिता, तुम कान खोलकर सुन लो, वहां जाकर किसी की बुराई भलाई शुरू मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय हाय जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सुबह शाम सबकी बुराई करती फिरती हूँ। आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी की पीठ पीछे किसी के बारे में कोई बुरी बात बोली हो तो। अरे बस बहू, बात को और ज्यादा आगे मत बढ़ा। हमें सब पता है तो हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। ये बात घर तक रखना, शादी में किसी को कुछ मत बोलना, नहीं तो सब कहेंगे कि शांति की बहू कितना बोलती है। हाँ हाँ, सब कुछ तो मैं ही बोलती हूँ ना। आप लोग तो हर समय फूलों की बारिश करते रहते हो मेरे ऊपर। सारी गलती मेरी है जो मैं इस घर में आई। सबका कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तो आप लोगों की नजर में कोई कदर ही नहीं है। अगली सुबह सब लोग मौसी जी के घर पर चले जाते हैं। वहां पर शादी का माहौल होता है। सब जगह चहल पहल होती है। बहुत सारे मेहमान आए हैं। सरिता को वहां बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने मन में सोचती है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी रौनक है। मैं यहाँ किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगी।
अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो रोहन जी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। सरिता ये सब सोच ही रही थी कि वहां रोहन की कजिन साक्षी आ गई और सरिता से बोली, आप सरिता भाभी हो ना? जितना आपके बारे में सुना था आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। हाँ वो तो है, मेरी सुंदरता की तारीफ सब करते हैं। मेरे मायके में तो सब यही बोलते हैं कि रोहन जी की किस्मत बहुत अच्छी है जिन्हें मैं मिली। लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं रोहन भैया की कजिन हूँ। आपकी शादी पर नहीं आ पाई थी ना, इसलिए आप मुझसे मिले नहीं कभी। शांति मौसी और मीनाक्षी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या कहा तुमने? मेरी तारीफ? कभी नहीं। मेरे ससुराल वाले कभी मेरी तारीफ कर ही नहीं सकते। मैं इतनी अच्छी हूँ, मेहनती हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं। सारा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास ना मुझे सुनाती रहती है और पति भी मेरी सास की साइड लेते हैं। ना कभी बाहर ले जाते हैं ना कहीं घुमाने। अगर घुमाने के लिए कभी बोल भी देना तो उनकी बहन बीच में आ जाती है। मैं कैसे रह रही हूँ उस घर में ये मैं ही जानती हूँ। सरिता की ये बातें सुनकर साक्षी को बड़ी हैरानी हुई। अब वो हर किसी के सामने अपनी बढ़ाई और ससुराल वालों की बुराई करने लगी। रोहन और शांति को सरिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहे। अगले दिन जब वो अपने घर पर आए, सरिता, तुमने क्यों सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया? तुमसे बोला था ना कि चुप रहना। अजी ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो इतना भड़क रहे हो? तुम जहां जाती हो अपना रोना शुरू कर देती हो, कभी किसी दूसरे की बात ही नहीं सुनती, बस अपनी कहती रहती हो। तुमने सबके सामने हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। जिस घर में मेरी कदर ही नहीं उस घर में मेरा क्या काम? अरे क्या करूंगी मैं यहाँ रहकर? जो भी आता है मुझे सुनाकर चला जाता है। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहती। सीधी सादी बहू मिल गई है ना सबको, तो जो जी में आए वो करो। सरिता ने अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया और उस दिन भी उसने सबके सामने खुद को बेचारी बना ही दिया। अगले दिन मीनाक्षी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो हर काम जल्दी जल्दी कर रही थी। अपना नाश्ता लेने किचन में गई और पतीले में रखे गरम दूध को गिलास में डालने लगी। दूध का पतीला उसके हाथ से छूट गया और गरम गरम दूध उसके हाथ पर गिर गया। ओए माँ, हाय मेरा हाथ, माँ मेरा हाथ जल गया। मीनाक्षी की आवाज सुनकर सरिता दौड़ती हुई आई। ये क्या किया तुमने? तुम्हें नाश्ता चाहिए था तो मुझसे बोल देती, मैं क्या मना करती थी? अब पता नहीं कितने दिन की मुसीबत पाल ली तुमने। सरिता मीनाक्षी को उसके कमरे में ले गई और उसका बहुत ख्याल रखा। उसका इस तरह से ख्याल रखना शांति और रोहन को थोड़ा अजीब लगा। माँ, सरिता के दिमाग का भी कुछ पता नहीं। कल शादी में सबको इतना कुछ बोल कर आई है हमारे बारे में, और अब मीनाक्षी की कितनी अच्छी देखभाल कर रही है। ये ऐसा क्यों करती है? बेटा, तेरी बीवी की ना आदत हो गई है सबके सामने खुद को बेचारी दिखाने की, और आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब ये बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए इसे पता ही नहीं चलता कि ये किसके सामने क्या बोली जा रही है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हमें भी अपना दिल बड़ा करके ये जैसी है इसे स्वीकार करना चाहिए। कुसुम अपनी बहू सुरभि और बेटे ऋतिक के साथ रहती थी। कुसुम के पति सुरेश काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। एक दिन वो अपने घर आए और कुसुम के लिए बहुत सारी दवा लेकर आए। भाग्यवान, कहाँ हो तुम? अरे आ गए आप। इस बार बहुत दिनों में आए, और मैंने आपको जो घुटनों के दर्द की दवाई लाने के लिए कहा था वो तो लाए हैं ना आप? हाँ हाँ, तुमने जो भी कहा था वो सारी चीजें ले आया हूँ। बस अब एक गिलास पानी तो पिला दो। सुरभि, एक गिलास पानी तो लाना। सुरभि जल्दी से पानी लेकर आती है। सुरेश सुरभि के सर पर हाथ रखता है और उसका हालचाल पूछता है। बहू, ये तुम्हारी सास के लिए मैं कुछ दवाई लाया था, तुम देख लो ये दवा। तुम्हारी सास तो है बुलक्कड़, किसी और दवाई की जगह कोई और दवाई खा लेगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुरेश एक एक करके सुरभि को दवाई बताने लगा। देखो, ये घुटने के दर्द की दवा है, यह घुटनों के दर्द के लिए मालिश का तेल है,
रोज रात को मालिश करनी है इससे। ये बीपी की दवा और ये कमर दर्द की। एक दवाई की शीशी हाथ में लेकर कहते हैं, लेकिन ये दवाई किस चीज की है? लगता है मेडिकल वाले ने गलती से दे दिया। सुरेश कुछ दिन अपने घर वालों के साथ रहता है और फिर शहर से बाहर चला जाता है। सुरभि रोज अपनी सास को दवाई दे देती है, लेकिन एक दिन वो घर के काम में बहुत व्यस्त होती है और अपनी सास को दवाई देना भूल जाती है। लगता है सुरभि को आज बहुत ज्यादा काम है। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही दवा ले लेती हूँ। अरे वाह, ये दवाई तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी सी और पी लेती हूँ। इस तरह कुसुम थोड़ी थोड़ी करके हंसते वाली दवाई की पूरी बोतल ही पी लेती है। माँ जी, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, भैया का फोन आया था। क्या कहा, मायके वाले? अरे तो तू यहाँ क्यों खड़ी है? खाने में कुछ अच्छा सा बना ले। माँ जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? आप मेरे मायके वालों का मजाक तो नहीं बना रही हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ मजाक बना रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ। माँ जी, आप झूठ भी बोलती हैं, आप अभी तो हंस रही थी। कुसुम हंसती ही रहती है। सुरभि वहां से चली जाती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुरभि का भाई और सुरभि की माँ आते हैं। कुसुम उन्हें अंदर बिठाती है और अपनी सास को बुला लाती है। समधन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे? आंटी जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ बेटा। जब कुसुम लगातार हंसे जा रही थी तो उन्हें इंसल्ट फील हुई और वे वहां से जाने लगे। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरभि की माँ जा ही रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो बहुत तेज गिरी। माँ, आप ठीक तो हैं? अरे बहन जी, आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप मुझसे पूछ रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? बहन जी, पहले तो आप इतनी बदतमीज नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया है आपको? माँ, आप ठीक तो है ना? अंदर चलिए, मेरे कमरे में आराम कर लीजिए। नहीं सुरभि, हम जा रहे हैं। हमें अपना मजाक और उड़वाने का शौक नहीं है। और सुरभि, तुम अपनी सास का इलाज कराओ। इस तरह सुरभि के मायके वाले चले गए तो सुरभि का गुस्सा चौथे आसमान पर था। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने मेरे भाई और मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपको उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो आप मुझसे बोल देती। इस तरह उनकी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भला मुझे क्या पड़ी है जो तेरे घर वालों का मजाक उड़ाऊंगी? देखिए देखिए माँ जी, आप अब भी हंस रही हैं। आपसे तो बात करना ही बेकार है। सुरभि वहां से चली जाती है। अगली सुबह सुरभि को बहुत तेज बुखार हो जाता है और कुसुम उसे आवाज लगाती हुई उसके कमरे में जाती है। सुरभि, सुरभि, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो तुम? क्या हो गया? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ऋतिक को बुलाती हूँ। माँ जी, मुझे बुखार आ रहा है और आप हंस रही हैं। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ हंस रही हूँ? वो तो मेरी हंसी रोक ही नहीं रही है। माँ जी, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ और आप मुझ पर हंस रही हो। चले जाओ आप यहाँ से। बहू सुन तो सही। नहीं माँ जी, आप जाओ यहाँ से। अब तो आपके बेटे ही आपसे बात करेंगे और मैं पापा जी को भी बताऊंगी कि आजकल आप क्या कर रही हैं। जब ऋतिक घर आया तो सुरभि ने उसे सारी बात बताई। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर वो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का मजाक क्यों उड़ाएंगे? खैर अभी छोड़ो इस बात को, अभी तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी दवाई ले आते हैं। कुछ दिन में सुरभि ठीक हो गई,
एक दिन ऋतिक को पता चला कि उसकी मौसी के बेटे राहुल की तबीयत बहुत खराब है, तो वो अपनी माँ और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मौसी जी, कैसे हैं राहुल भैया? बेटी, इतने दिन हो गए मेरे राहुल को बीमार हुए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अरे छोटी, हुआ क्या है राहुल बेटे को? कुछ बता तो सही। माँ, आप हंस क्यों रही हो? कहाँ हंस रही हो बेटा? मैं तो अपनी बहन के बेटे के लिए परेशान हूँ। माँ, ये क्या तरीका है? रहने दे बेटा, ये तो मैंने सुना था कि मुसीबत में साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। आज मैंने देख भी लिया। अरे नहीं बहन, मैंने ऋतिक और राहुल में ना कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क तो दिख रहा है कुसुम दीदी। अगर आपके बेटे की तबीयत खराब होती तो आप ऐसे हंसती क्या? ऋतिक बेटा, ले जा अपनी माँ को यहाँ से। ऋतिक बहुत गुस्से में अपनी माँ से बात करने लगा, लेकिन कुसुम तो सिर्फ हंसे ही जा रही थी। ऋतिक ने अपने पापा को फोन करके बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, तेरी माँ तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है और वो बहुत समझदार है। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई बात है। कल मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम को खाना खाने के बाद सुरभि कुसुम को दवाई देने के लिए गई तो उसने देखा कि दवाई की वो बोतल तो बिल्कुल खाली थी जो सुरेश गलती से ले आया था। सुरभि ने वो बोतल सबको दिखाई। अरे, ये दवाई तो गलती से आ गई थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये किस मर्ज की दवाई है। कुसुम, क्या तुमने ये दवाई पी थी? हाँ जी, एक दिन जब बहू काम में लगी थी ना, तो मैंने ये दवाई पी कर देखी थी। मुझे दवाई बहुत स्वादिष्ट लगी तो मैंने सारी पी ली। माँ, आपको दवाई स्वादिष्ट लगी? अरे, आप भी बच्चों जैसी बात करती हो। ऐसे कोई भी दवाई नहीं पीनी चाहिए, इससे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं अभी डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। ऋतिक डॉक्टर के पास गया और कुछ देर में वापस घर आकर सबको बताया। माँ ने जो ये दवाई खाई है ना, ये हंसने वाली दवाई है और माँ ने एक साथ बहुत मात्रा में दवाई खाई है, तो इसका असर थोड़े समय तक तो रहेगा। उसके बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ जो तू डॉक्टर से पूछ कर आया, नहीं तो हंसते हंसते मेरा पेट ही दुख गया है। तुम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती घर पर ही रहना, और घर पर कोई मेहमान आए तो उससे बात मत करना। आप ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं बिल्कुल हंसूंगी। कुसुम की बात सुनकर सभी हंस पड़े। रोशनी, अब तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। सब तेरे लिए लड़का देख रहे हैं और तू है कि 8-9 बजे बिस्तर से उठ रही है। मम्मी, क्या आप भी सुबह सुबह ज्ञान दे रही हो? सोने तो दो कम से कम। क्या करें, अब तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। चल अब बिस्तर छोड़ और मेरे साथ खाना बनाना सीख। ना, मैं नहीं बना रही खाना वाना। आप प्लीज जाइए ना यहाँ से। रोशनी की बातों से निराश होकर निशा वहाँ से चली जाती है। निशा, तुम रोशनी को घर का कामकाज क्यों नहीं सिखाती? अगर यही हाल रहा फिर तो 2 दिन में उसके ससुराल वाले उसे यहाँ छोड़कर चल देंगे। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ उसे घर की जिम्मेदारियाँ सिखाने की, लेकिन वो मेरी सुने तब ना। आप तो जानते ही हैं ना कि वो कितनी जिद्दी है। हमें निशा के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जिसका भरा पूरा परिवार हो। सास ससुर से लेकर जेठ जिठानी देवर ननद सब हो। यहाँ ना सही, लेकिन शादी के बाद उसे वहाँ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जरूर होगा। कुछ दिनों के बाद रोशनी का परिवार उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देता है और एक दिन चिराग नाम का लड़का रोशनी को देखने अपने परिवार के साथ उसके घर पहुंच जाता है। देखिए भाई साहब, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए अगर आपकी लड़की हमारे घर की जिम्मेदारियाँ बिना ना नुकुर के उठा सकती है, तभी हम ये रिश्ता पक्का करेंगे। अरे, ये भी कोई बोलने वाली बात है बहन जी। हमारी रोशनी आपके पूरे परिवार को बैठे बैठे खिला सकती है। इतनी जिम्मेदार है मेरी बेटी।
अगर ऐसी बात है फिर तो हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर चट मंगनी पट ब्याह के बारे में क्या ख्याल है? हाँ हाँ बिल्कुल, शादी में देर किस बात की। 3 हफ्ते बाद ही शादी का शुभ योग है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम इनकी शादी भी 3 हफ्ते बाद ही करा देते हैं। अरे हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। इस तरह दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद रोशनी की शादी चिराग से करा दी जाती है। शादी के बाद बहू, इनसे मिलो। ये है तुम्हारी दादी सास, ये बड़ी सास और बड़े ससुर। ये तुम्हारे जेठ, ये जेठानी। ये दोनों तुम्हारे देवर और ये इस परिवार की सबसे छोटी बेटी सिमरन, यानी कि तुम्हारी ननद है। परिवार में इतने सारे लोगों को देखकर रोशनी का सर चकरा जाता है। वो अपना सर पकड़ लेती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, ये किस जन्म का बदला लिया है आपने मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका जो आपने मुझे ऐसा परिवार दिया? बेटा, किस सोच में पड़ गई तुम? और कितने लोग हैं आपके परिवार में? बस हम इतने ही लोग हैं बेटा, ज्यादा लंबा परिवार नहीं है हमारा। अब इससे लंबा और कितना बड़ा परिवार होगा आपका? ये ससुराल कम चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है। कुछ कहा क्या तुमने बेटा? नहीं मम्मी जी, वो मैं बहुत थक गई हूँ, तो क्या अब मैं सोने जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू। चिराग, बहू को अंदर कमरे में लेकर जा। जी माँ। चिराग रोशनी को अंदर कमरे में लेकर जाता है। चिराग, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अलग रहना है। ये तुम क्या बोल रही हो रोशनी? अभी तो आई हो तुम और अभी अलग होने की बात कर रही हो। परिवार वालों को पता चलेगा तो कितने दुखी होंगे वो लोग। मुझे नहीं मतलब किसी से, और इसे तुम परिवार कहते हो? ये परिवार कम कोई गली मोहल्ला ज्यादा लग रहा है। रोशनी, अभी तुम नई हो इस परिवार में, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ दिन में आदत हो जाएगी तुम्हें। चिराग की बात सुनकर रोशनी अपना सर पकड़ लेती है। आपको समझाना तो दीवार में सर पटकना है। मैं सो रही हूँ, लाइट ऑफ मत करना, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। इतना बोलकर रोशनी बिस्तर पर लेट जाती है। रोशनी को देखकर चिराग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो भी पैर पटकते हुए बिस्तर के दूसरे कोने में अपना मुंह मोड़कर सो जाता है। अगले दिन, देवरानी जी, आप उठ भी जाइए, सुबह के 6 बज चुके हैं। सोने दो ना मम्मी, क्यों परेशान कर रही हो? देवरानी जी, मैं आपकी मम्मी नहीं जेठानी हूँ। सुबह सुबह क्या मजाक है मम्मी? इतना कहकर रोशनी अपनी आंखें मसलते हुए उठती है और अपनी जेठानी को देखकर चौंक जाती है। दीदी, आप यहाँ? पिछले 1 घंटे से तुम्हें उठा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि अब उठ रही हो? लेकिन अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं, आपने मुझे उठाया क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज तुम्हारे इस घर में पहली रसोई है, तो खाना आज तुम्हें ही बनाना होगा ना। क्या? मुझे पूरे मोहल्ले के लिए खाना बनाना पड़ेगा? नहीं रोशनी, तुम्हें पूरे मोहल्ले के लिए नहीं, सिर्फ परिवार के लोगों के लिए ही खाना बनाना है। आपका परिवार किसी मोहल्ले से कम है क्या? कुछ कहा क्या तुमने? हाँ, नहीं दीदी, आप चलिए, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। आरती वहां से चली जाती है, जिसकी थोड़ी देर बाद रोशनी भी रसोई में जाकर मजबूरी में सबके लिए खाना बनाने लगती है। पूरे 2 घंटे मेहनत करने के बाद उसका खाना बनकर तैयार होता है। वाह बहू, खाना तो बड़ा स्वाद बना है। सच में बहू, तुमने भले ही बहुत देर लगाई खाना बनाने में, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। आपके हाथों में तो जादू है देवरानी जी। मैं तो कहती हूँ अब से रोज आप ही खाना बनाया कीजिए, क्यों मम्मी जी? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। रोशनी, आज से रोज तुम ही खाना बनाना। ये सुनकर रोशनी चौंक जाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग रोशनी को शगुन का नेक देते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। क्या यार रोशनी, इतना टेस्टी खाना बनाना जरूरी था क्या? अब फंस गई ना तू। ये सब माँ पापा की वजह से हो रहा है, उनके कारण मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है।
रोशनी गुस्से में अपने रूम में जाती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। मम्मी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने जानबूझकर मुझे इतने बड़े परिवार में भेजा है जहाँ मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। हमने ये सब इसलिए किया ताकि तू अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीखे। अब मायके की तरह ससुराल में भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़ लेना। मुझे नहीं रहना माँ यहाँ। इस घर में जितने लोग हैं उतने तो हमारे गली मोहल्ले में भी नहीं थे। माँ, मैं आपसे आपकी सारी बातें मानूंगी, पर प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। बिल्कुल नहीं, अब से वही तेरा सब कुछ है। वहां से भागने के बजाय अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना सीख। इससे हमें भी थोड़ी खुशी मिल जाएगी। माँ की बातों से निराश होकर रोशनी फोन काट देती है, जिसके बाद उसकी नजर नेक में मिले पैसों पर पड़ती है और वो फटाफट से बिस्तर पर बैठकर पैसे गिनना शुरू कर देती है। अरे वाह, ये तो पूरे 25,000 रुपए हैं। किसी ने भी 5100 से कम का नेक नहीं दिया। चलो अच्छा है, कुछ तो फायदा हुआ इतने बड़े परिवार में शादी करने का। अब इन सब पैसों से मैं अकेले शॉपिंग करूंगी, बहुत मजा आएगा। शॉपिंग के बारे में सोच सोच कर ही रोशनी अपने बिस्तर पर कूदने लगती है। उसे बिस्तर पर कूदता देख सभी लोग चौंक जाते हैं। भाभी, आप ऐसे क्यों उछल रही हो? छोटी बच्ची हो क्या? अपनी ननद की बात सुनकर रोशनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। थोड़ी देर बाद रोशनी घर में बिना बताए शॉपिंग के लिए निकल जाती है और शगुन में मिले पूरे पैसों को शॉपिंग में उड़ा देती है। शाम में, देवरानी जी, कहाँ गई थी आप? जानते हैं सब आपके लिए कितना परेशान हो गए थे। कम से कम आपको बताकर तो जाना चाहिए था ना। सॉरी दीदी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। वैसे इतने सारे बैग किस चीज के हैं? तुम शॉपिंग करने गई थी क्या? हाँ दीदी, वो आज नेक में इतने सारे पैसे मिले थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन पैसों की शॉपिंग ही कर लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। मम्मी, पापा, सिमरन, देवर जी, सब बाहर आइए। देखिए रोशनी हम सब के लिए क्या लाई है। रोशनी कुछ समझती उससे पहले ही वहाँ सब लोग आ जाते हैं। क्या हुआ आरती बहू, क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखिए ना माँ, रोशनी हमारे लिए शॉपिंग करके आई है। वो देखिए, रोशनी हम सब के लिए कितने कपड़े लेकर आई है। आरती की बात सुनकर रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। सच में भाभी, आप कितनी अच्छी हो। बेटा, हम सबके लिए तुझे खरीदारी करने की क्या जरूरत थी? अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तुझे अपने लिए लेना चाहिए था ना। एक काम कर, ये सारे कपड़े तू ही रख ले, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। चलो, कोई तो समझदार है इस घर में। वाह भाभी, कितनी सुंदर ड्रेस है। ये शॉर्ट ड्रेस मुझे पता है आप मेरे लिए ही लाए होंगे, है ना? इसे मैं रख लेती हूँ। माँ, रोशनी इतने प्यार से सबके लिए कपड़े लेकर आई है, हमें मना नहीं करना चाहिए। तू सही बोल रही है बेटा, उसका मन रखने के लिए मैं ले लेती हूँ 1-2 साड़ियाँ। रोशनी झूठी मुस्कान लिए खड़े होकर सब देखती रहती है। देखते ही देखते उसके लाए सारे कपड़े घर वाले आपस में बांट लेते हैं और अब सिर्फ एक रुमाल को छोड़कर उसके पास कुछ नहीं बचता। अब ये रुमाल भी क्यों छोड़ा, इसे भी ले ही लेते। इतने में ही सिमरन रोशनी को आवाज देती है। भाभी, वो गलती से रुमाल रह गया है, क्या वो मुझे मिल सकता है? रोशनी वो रुमाल भी सिमरन को दे देती है। इतनी मेहनत से मैंने ये सब कुछ लिया था, लेकिन इन लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, कुछ भी नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद रोशनी का पति भी वहां आ जाता है। मैंने सुना है आज तुमने सभी के लिए खरीदारी की है। तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई? बस फिर क्या था, इतना सुनते ही रोशनी का पारा हाई हो जाता है और वो चिराग को घूरने लगती है, जिससे चिराग डर के मारे वहां से खिसक जाता है। हाय रे, फूटी किस्मत मेरी, जो ये जॉइंट फैमिली मेरे मत्थे चढ़ी।